आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या होते हैं, कौन-कौन से नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और किस तरह ये थ्रेट कर रहे हैं और इन थ्रेट्स को ओवरकम करने का कौन-कौन से पॉइंट जो हैं आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखता हूं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट की डेफिनेशन क्या है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लोगों और रियासत की वेल बीइंग और सर्वाइवल को चैलेंज क्रिएट करते हैं। यानी कि ऐसे थ्रेट्स या ऐसे खतरात जो कि लोगों की सर्वाइवल और वेल बीइंग के लिए चैलेंजेस पेश करते हैं और ये प्राइमरीली अराइज होते हैं फ्रॉम नॉन मिलिटरी सोर्सेज, यानी मिलिटरी सोर्सेज से अराइज नहीं होते। तो अब मैं इसको स्क्रीन पर आपको देख के बताता हूं कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आर चैलेंजेस to the survival and well-being of people and state that arises from non-military sources। कि इसकी जो अराइजेज या ओरिजिन की जो काज है वो मिलिट्री सोर्सेज नहीं है, नॉन मिलिटरी सोर्सेज है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये कौन कौन से हैं, इसकी एग्जांपल क्या है। इसमें क्लाइमेट चेंज जो है ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। रिसोर्स स्कार्सिटी यानी ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। उस तीसरे नंबर पे इन्फेक्टियस डिजीजेज है। चौथे नंबर पे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जैसे फ्लड हो गए, सुनामी हो गई वगैरह वगैरह। तो उसके बाद फूड शॉर्टेज है, जिससे माल न्यूट्रिशन या हंगर होता है। ये पीपल स्मगलिंग है, लोगों की स्मगलिंग हो गई। इरेगुलर माइग्रेशन यानी पता ही नहीं है, अनप्लान माइग्रेशन। ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग की ट्रैफिकिंग। तो आखिर में है ट्रांजेक्शनल क्राइम। ट्रांजेक्शनल क्राइम चूंकि एक थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म है, तो इसकी मैंने डेफिनेशन साथ लिख दिया कि ऐसे क्राइम जिसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो एक लार्जर एरिया को इफेक्ट कर सके, यानी क्राइम दैट है पोटेंशियल टू इफेक्ट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, तो उसको हम ट्रांजेक्शनल क्राइम कहते हैं, यानी बड़ा क्राइम। तो इसका मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं कि ये जो थ्रेट्स है ना, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, दीज आर ट्रांजेक्शनल इन नेचर, यानी कि ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं विद रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, कंसेप्शन एंड इफेक्ट्स। अपने इफेक्ट के हिसाब से, ओरिजिन या अपने कंसेप्शन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके बाद दे डू नॉट स्टेम फ्रॉम कंपटीशन बिटवीन स्टेट। ये किसी दो स्टेट्स या किसी भी दो या मुख्तलिफ स्टेट्स के कंपटीशन की वजह से पैदा नहीं होते और ना ही बैलेंस ऑफ पावर के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट होने से होते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कौन कौन से मेजर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और उनके इंपैक्ट्स कौन से हैं। तो शुरू करता हूं मैं अपनी इस डिटेल को। तो सबसे पहले मैंने लिखा है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं कि क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न, कि किसी भी वाइडर रीजन के टेम्परेचर और मुख्तलिफ वेदर पैटर्न जो हैं उनके अंदर लॉन्ग टर्म शिफ्ट आए, यानी लंबे अरसे के लिए एक लंबे इलाके के टेम्परेचर और दूसरे वेदर पैटर्न जो है उनके अंदर चेंजेस आए, उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। इसमें वेदर पैटर्न क्या हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी हो सकती है, एयर प्रेशर हो सकता है, प्रिसिपिटेशन हो सकता है, विंड्स हो सकता है, लेंथ ऑफ सीजन हो सकता है, अकर्स ओवर ए वाइडर रीजन। ठीक है, इसको तो हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। दीज शिफ्ट्स में भी नेचुरल, ये चेंजेस जो है या तो नेचुरल हो सकती हैं या फिर मैन मेड हो सकती हैं। मगर जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई है यूरोप के अंदर, यूके के अंदर 1850 के आसपास, तो तब से ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ना आर द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज, प्राइमरीली थ्रू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड गैस। कि सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज का जो सबसे मेजर ड्राइवर है वो है लोग, पीपल, बिकॉज ऑफ देयर नॉन स्टॉप बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जिसके अंदर कोल, ऑयल और गैस वगैरह शामिल होते हैं। तो अब हम इसके इफेक्ट्स देखते हैं, ये किस तरह नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो उसका काज बन सकता है। सबसे पहले है मॉनसून पैटर्न। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से ना मॉनसून पैटर्न चेंज हो गया है, यानी कि जो बारिश आने के इम्कानात होते हैं, किसी इलाके में अगर साल में 20 मिली होती थी तो वहां 50 मिली हो रही है और किसी इलाके में हो ही नहीं रही। तो इस तरह बारिश का जो मॉनसून का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो चेंज होने की वजह से वो इलाके जिनके अंदर बारिश ज्यादा होती है तो वो फ्लड का बायस बनते हैं, जैसा कि पिछले साल 2022 में गर्मियों के सीजन में जो पाकिस्तान में फ्लड आया था, तो उससे आई थिंक 1/3 ऑफ पाकिस्तान वाज अंडर वाटर। ठीक है, तो काफी तकरीबन 21 बिलियन यूएस डॉलर का लॉस हुआ था पाकिस्तान को। और जहां पे बारिश नहीं आती वो डेजर्ट एरिया बन रहे हैं। तो पाकिस्तान का केस मैंने आपके सामने रख दिया। लेंथ ऑफ सीजन, लेंथ ऑफ सीजन जो है ना, किसी जमाने में गर्मियां जो होती थी वो 8 महीने होती थी, अब तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने। गर्मियां कहीं 7 से 8 महीने से शिफ्ट होकर 9 साढ़े 9 महीने हुई हैं। ठीक है, उनका जो लेंथ है वो चेंज हुई है। उसके अलावा आजकल, आज से 10 साल पहले के निस्बत जो गर्मी में एक्सट्रीम टेम्परेचर होता था आज उससे काफी ज्यादा होता है। इसी तरह विंटर के अंदर जो टेम्परेचर होता था आज उससे टेम्परेचर ज्यादा होता है नेगेटिव में, यानी अगर सर्दी कम पड़ती थी तो अब ज्यादा पड़ती है, पहले गर्मी कम पड़ती थी तो अब ज्यादा पड़ती है। तीसरे नंबर पे मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ग्लेशियर्स जो है हमारे पिघल रहे हैं। ये दो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तीसरा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो इसमें मैंने आपको मुख्तसरन 2 एग्जांपल लिखे हैं कि हिमालय ग्लेशियर जो है ना
वो 1975 से 30% तक श्रंक हो गया, यानी सुकड़ गया है। उसके साथ साथ सियाचिन जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट हुआ है, सुकड़ा है, तो उसका एरिया कम हुआ है 1 किलोमीटर 1980 से। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट होना है वो राइजिंग सी लेवल पे होना है। राइजिंग सी लेवल पे जब इफेक्ट होगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे कराची, ठट्ठा, बदीन, बांग्लादेश के कुछ इलाके, इंडिया के इलाके, तो ये और वेस्ट इंडीज के जो जजीरे वगैरह हैं अमेरिकन स्टेट में, तो वो जो है वो डूब सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा राइजिंग सी लेवल, ये मैंने अभी आपको बता दिया, पिछले 1 साल में, पिछले 100 सालों में मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, लेंथ ऑफ सीजन और मूनसून के पैटर्न की वजह से 10 से 25 सेंटीमीटर जो है वाटर लेवल रेज हुआ है। कहां पे? सी में। इफ कंटिन्यू देन मैनी स्मॉल आइसलैंड नेशंस विल सबमर्ज विद सी, कि अगर यही सिलसिला कंटिन्यू रहा तो छोटी छोटी स्मॉल नेशन जो है ये कुछ अरसे में सी में सबमर्ज हो जाएंगी। तो एक अंदाजे के मुताबिक मैंने एक थोड़ा सा फैक्ट लिखा है कि अगर 1% वाटर लेवल जो है सी का रेज हो जाए तो तकरीबन 12% बांग्लादेश जो है वो डूब जाएगा। वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, वाटर स्कार्सिटी में क्या है? वाटर स्कार्सिटी क्यों हो रही है? जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ग्लेशियर जो है वो पिघलते हैं, जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो पानी जाया होता है, क्योंकि हमारे पास जो है स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है वो परमानेंट है, तो इजाफी पानी जो है वो समंदर में जाके फिर दोबारा जाया हो जाता है। तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान हैज ओनली स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर अबाउट 30 डेज, कि पाकिस्तान जो है अपनी स्टोरिंग कैपेसिटी की, उस पाकिस्तान की स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वो 30 डेज की है। ये अनातोल लीवन जो है उसने लिखा था अपनी पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री बुक में। एक बुक है अनातोल लीवन, एक अनातोल लीवन है यूके का प्रोफेसर, उसने बुक लिखी है पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री। उसमें उसने बताया कि पाकिस्तान के पास स्टोरिंग कैपेसिटी जो है वाटर की वो सिर्फ 30 डेज के लिए है। तो यूएन कहता है कि कम से कम आपके पास 100 डेज की, जो 100 डेज की स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ये वाटर स्कार्सिटी का भी हमारे लिए इशू बन सकता है, क्योंकि ग्लेशियर्स तो पिघल रहे हैं, हमारे पास स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, वो भी पिघल जाएंगे। स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास 30 डेज की है, तो उसके बाद क्या इफेक्ट होगा? दूसरे नंबर पे नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर किसको कहते हैं? एक सडन और अनप्लान्ड नेचुरल इवेंट जो कि बहुत ज्यादा या कुछ लॉस का बायस बने प्रॉपर्टी का, इन्वायरमेंट का या लाइफ का, उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। तो इसके इफेक्ट्स क्या हैं? ड्यू टू क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर के क्या इफेक्ट होते हैं? क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से हमारे जो इंसिडेंट्स ऑफ फ्लड हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट इंक्रीज हो रहे हैं, थंडर्स के इंसिडेंट इंक्रीज हो रहे हैं, साइक्लोन के इंक्रीज हो रहे हैं, और हैवी स्ट्रॉम वगैरह के जो इंसिडेंट हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये सारे इंसिडेंट काज बन रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट एंड लाइफ। तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होते हैं? फ्लड आते हैं, ड्राफ्ट आते हैं, थंडर, साइक्लोन और हैवी स्टॉर्म वगैरह आते हैं, जो कि प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट और लाइफ के नुकसान का बायस बनते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास पॉइंट है फूड शॉर्टेज। तो इन्हीं फ्लड, ड्राफ्ट की वजह से और उसके साथ डिसर्टिफिकेशन की वजह से और उसके साथ एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर की वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो ग्रेटली इफेक्ट कर रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के कम होने की वजह से हंगर, माल न्यूट्रिशन और रिस्क ऑफ स्टारवेशन के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ रहे हैं। हंगर की, फूड शॉर्टेज की वजह से या रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की वजह से हंगर, माल न्यूट्रिशन और रिस्क ऑफ स्टारवेशन के जो इंसिडेंट है वो बढ़ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर लिखे हैं, वो बताते हैं कि ए चाइल्ड डाइज फ्रॉम हंगर इन एवरी 10 सेकेंड, के हर 10 सेकेंड में एक बच्चा भूख की वजह से मर रहा है। तो ये है फूड शॉर्टेज के लॉसेस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो उसके बाद है पुअर न्यूट्रिशन और हंगर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ 3.1 मिलियन चिल्ड्रन इन ईयर, के 1 साल के अंदर हंगर और माल न्यूट्रिशन की वजह से दुनिया में 3.1 मिलियन बच्चों की जो है वो डेथ होती है। हर साल तकरीबन 820 मिलियन लोग जो हैं वो अंडर नोरिशमेंट के से सफर होते हैं। अगला हमारे पास पॉइंट है इन्फेक्टियस डिजीजेज। इन्फेक्टियस डिजीजेज क्या हो गए? एड्स हो गया, एचआईवी हो गई, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया। ये जो सारे हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, काजिंग डैमेज टू लाइफ को डैमेज कर सकते हैं, हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे पास अगला है रिसोर्स स्कार्सिटी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है ना हमारे पास, जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, हैज बीन यूजिंग एट ए स्पीड फास्टर देन इट्स रिप्रोडक्शन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक दफा इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा पैदा नहीं हो सकते, और ये रिसोर्सेज इतनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं जितनी तेजी से ये पैदा हो नहीं हो रहे या बन नहीं रहे। तो ये अनकरीब इन्होंने जब खत्म हो जाना है तो इससे जो है इकोनॉमी उनकी सफर करेगी। इकोनॉमी सफर होने की वजह क्या होगी? नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट, जो कि वाटर स्कार्सिटी है। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है इर्रेगुलर माइग्रेशन। इर्रेगुलर माइग्रेशन जो होती है ना
वो नतीजा इरेगुलर माइग्रेशन यानी कोई तरतीब ना हो, तो उससे जो अर्बनाइजेशन होती है वो अनप्लान्ड होती है, यानी अनप्लान्ड आप प्लान कुछ करते हैं तो आगे इरेगुलर माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन ऑफ अर्बनाइजेशन कुछ और हो जाती है, जो कि अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसका, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्राइम्स का प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ट्रैफिक यूज का। यानी आपने प्लान किए हैं रोड के इस एक मखसूस शहर की आबादी 10 साल बाद 1 करोड़ होगी, वो 2 साल बाद ही हो गई है, तो रोड जो है ट्रैफिक सिस्टम तो डिस्टर्ब होगा, वो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम भी डिस्टर्ब होगा। उसके बाद अदर जो हमारे पास नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, उनमें करप्शन हो गया, क्योंकि इसका किसी मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है, करप्शन से हो गया, बैड गवर्नेंस से हो गया, पॉवर्टी जो है ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। उसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, ये भी एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। टेररिज्म हो गया, स्मगलिंग हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ये पॉइंट आप खुद देख लेंगे, मैंने पहले 5-6 पॉइंट आपसे डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ रिकमेंडेशन टू ओवरकम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। सबसे पहले सर्विलेंस ऑफ बॉर्डर शुड बी इंप्रूव टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, कि लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग से महफूज रखने के लिए या लोगों को उससे प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे बॉर्डर्स हैं या किसी भी कंट्रीज के बॉर्डर हैं, उसकी जो सर्विलेंस है, सिक्योरिटी है, निगरानी है, वो बढ़ा दी जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे है टू मैनेज द नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट गवर्नेंस शुड बी इंप्रूव्ड, कि गवर्नेंस सिस्टम जो है आप वो इंप्रूव करें, उससे करप्शन जो है वो खत्म होगी, बैड गवर्नेंस का इशू खत्म होगा, पॉवर्टी का इशू खत्म होगा, तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इनको आप हैंडल कर सकेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास है लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। चौथे नंबर पे है वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी जो है ना आप वो इंक्रीज करें। पांचवें नंबर पे स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम करप्शन, कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करें टू अवॉइड फ्रॉम करप्शन इशू, लॉ एंड ऑर्डर इशू, तो इस तरह के और जो दूसरे क्राइम्स जो इशू हैं उनसे आप प्रोटेक्ट कर सकें अपने आप को। तीसरे नंबर पे है पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ इशूज, के जो ग्लोबल इशूज हैं उनकी पीसफुल रेजोल्यूशन हो, यानी फलस्तीन हो गया, कश्मीर हो गया, उसके अलावा जो तालिबान इशू है अफगानिस्तान का, उसको आप पीसफुल रेजोल्यूशन से सोल्व करेंगे तो ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है उनको आप काबू कर सकेंगे। बलूचिस्तान का जैसे ट्राइबल इशूज हैं तो उनको भी आप पीसफुल रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग कर सकते हैं। तो उसके बाद मोर फोकस ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल व्हीकल फॉर एवरी इंडिविजुअल, देन यू कैन काउंटर द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट इश्यूज। रिलेशन विद नेबर्स शुड बी आइडियल, कि नेबर्स के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो आइडियल होने चाहिए। तो प्रमोटिंग द यूज ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ यूज ऑफ फ्यूल, कि आप रीन्यूएबल एनर्जी जैसे हमारे पास सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइडल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, इनका यूज करें ताकि इनका क्लाइमेट पे इम्पैक्ट चूंकि बहुत कम होता है या नहीं होता बनिस्बत फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, ऑयल, गैस के, तो उससे भी अपने हम क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करके नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट को किसी हद तक कम कर सकते हैं। कैपेसिटी इन्हांसमेंट होनी चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के, यानी हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है इसकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट करें, ताकि इनकी कैपेसिटी इन्हांसमेंट की वजह से जो भी डिजास्टर हो उसको एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए डिटेक्ट कर ले, अगर डिटेक्ट नहीं भी होता तो उसका लॉस जो है मिनिमाइज कर ले थ्रू एक्टिव अप्रोच एंड कैपेसिटी इन्हांसमेंट। ठीक है, उसके बाद है इंप्रूव सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम टू रिड्यूस द इन्फेक्टियस डिजीजेज, कि डिजीजेज जो है वो अक्सर गंदगी से फैलती हैं, तो अगर आप अपना सैनिटेशन सिस्टम इंप्रूव करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव करेंगे, उसकी जगह साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप जो है इन्फेक्टियस डिजीज को किसी हद तक कम कर सकते हैं। उसके साथ आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को बेहतर हेल्थ दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, और लोगों के स्किल्स की इन्हांसमेंट करके आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कंप्रिहेंसिवली सारे एंगल से समझाया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।